हेलो स्टूडेंट्स। तो स्वागत है एक बार फिर आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे, नए यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है टारगेट टेक्निकल एग्जाम, है ना। जो अभी तक आप पढ़ रहे थे वो किस पे पढ़ रहे थे? टारगेट आईटीआई एग्जाम पे, है ना। तो किसी कारणवश हमें एक नया चैनल बनाना पड़ा है। तो जिस तरह आप पहले सपोर्ट कर रहे थे अभी भी आप उसी तरह सपोर्ट करते रहिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा इस चैनल पे पहला लेक्चर था वो था ट्रांसफार्मर का, है ना। तो उसी को थोड़ा रिकॉल करते हैं। कल हमने क्या पढ़ा था? एक ट्रांसफार्मर का बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि भाई उसमें दो वाइंडिंग होती हैं। एक कोर होती है जिसपे वाइंडिंग लिपटी हुई होती हैं और उस कोर पे क्या चलता है? एक फ्लक्स चलता है ना। यानी कोर क्या करती हैं? इस फ्लक्स को एक रास्ता प्रोवाइड करती हैं, है ना। और हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी कि भाई ट्रांसफार्मर एक ऐसी स्टैटिक डिवाइस है जो क्या करती है? पावर को एक सिरे से दूसरे सिरे पर ट्रांसफर करती है, वो भी सेम फ्रीक्वेंसी पे, है ना। मैंने आपको ये भी बताया था कि भाई जो इसमें पावर होती है वो दोनों सिरों पर क्या रहती है? बराबर रहती है, इक्वल रहती है। यानी कि जितनी पावर इधर होगी इस सिरे पर होगी उतनी ही इस सिरे पे होगी। यानी प्राइमरी साइड जितनी पावर होगी उतनी ही हमारी पावर सेकेंडरी साइड होगी, है ना। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा कल चला था। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के जो हमारे फैराडे के नियम है वो पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे, किस सिद्धांत पर जो हमारा ट्रांसफार्मर है वो काम करता है, जैसे म्यूचुअल इंडक्टेंस के सिद्धांत पर काम करता है वो पढ़ेंगे। इसके बाद टर्न रेशियो, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो हम आज पढ़ने वाले हैं, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखिए कि जो हमारा ट्रांसफार्मर है वो किस सिद्धांत पर काम करता है? वो करता है हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस के सिद्धांत पर, यानी कि हिंदी में हम उसे बोलते हैं अनोन्य प्रेरण के सिद्धांत पर, ठीक है। और ये जो है सब चीजें किस पे टिकी हुई हैं? फैराडे के लॉ पे टिकी हुई है ना। तो भाई सबसे पहले हमें वही पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखो भाई, फैराडे के दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? दो नियम होते हैं। पहला नियम तो ये होता है कि यदि किसी कंडक्टर को हम वेरिंग यानी कि बदलते हुए मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, ध्यान से सुनना, किसी कंडक्टर को अगर हम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे यानी बदलते हुए मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, है ना। ये नियम है पहला। और दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम ये बताता है कि भाई कितना होगा, है ना। तो पहला नियम क्या है कि यदि किसी कंडक्टर को वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, बदलते हुए मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो उसमें क्या इंड्यूस होता है? एक ईएमएफ इंड्यूस होता है। क्या इंड्यूस होता है? एक ईएमएफ इंड्यूस होता है। और कितना इंड्यूस होता है ये बताता है उसका दूसरा लॉ, है ना। तो इसका एक फार्मूला होता है E बराबर माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी, है ना। ये जो माइनस है ये दिखाता है डायरेक्शन को। किसे दिखाता है? ये डायरेक्शन को। ये जो एन है, एन है हमारा नंबर ऑफ टर्न, है ना। और ये जो हमारा फाई है ये क्या है? फ्लक्स है। और ये जो टी है ये क्या है? हमारा टाइम है भाई, है ना। तो फैराडे के कितने नियम हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के दो नियम हैं, ठीक। पहला नियम क्या है? पहला नियम यह है कि यदि किसी कंडक्टर को वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए, बदलते हुए मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए, तो उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, है ना। और वो कितना इंड्यूस होगा? वो है सेकंड नियम, यानी कि ये वाला नियम, ये E बराबर माइनस के डी फाई अपॉन डी टी। ये इंपॉर्टेंट है भाई, इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं डायरेक्ट, है ना। केवल इसी पे क्वेश्चन आ जाएगा डायरेक्ट एक नंबर का। चाहे आप किसी भी कंपटीशन में जाओगे ना तब तो एक क्वेश्चन यहां पे देखने के लिए आपको मिल जाएगा। तो इसे आप लिख भी सकते हो अपनी नोटबुक में, ठीक है। अब हमने ये कहा कि भाई जब किसी भी कोयल में ईएमएफ इंड्यूस होता है तो उसकी दो शर्त होती है। कितनी शर्त होती हैं? यहां मैं लिख देता हूं, ईएमएफ इंड्यूस होने की कितनी शर्त होते हैं? दो शर्त होती है ना। कौन कौन सी होती है भाई? देखो, पहली शर्त तो ये है कि जो हमारी कोयल है, वाइंडिंग है ना, कोयल, वो क्या हो? कंडक्टिव हो। कोयल हमारी कैसी होनी चाहिए? कंडक्टिव होनी चाहिए, है ना। यानी कि
उस पदार्थ की बनी हो जिसमें कंडक्शन हो सके, है ना, जैसे कॉपर की। ठीक, दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त यह है कि जो फ्लक्स कोयल में जो फ्लक्स है, कंडक्टिव जो कोयल है उसमें जो फ्लक्स है वो क्या होना चाहिए? वो चेंज होते रहना चाहिए, यानी कि वो बदलते रहना चाहिए। ठीक है, क्या है दूसरी शर्त? दूसरी शर्त क्या है भाई? ये है कि जो हमारा कंडक्टिव कोयल में है ना फ्लक्स चेंज होते रहना चाहिए, है ना। फ्लक्स की वैल्यू जो है वो क्या होती रहनी चाहिए? चेंज होता रहना चाहिए, है ना। सबसे पहले ये पढ़ा फैराडे का लॉ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, उसने ये बताया। ठीक है, फिर इसके बाद ईएमएफ इंड्यूस होने की दो शर्त हैं। पहली शर्त तो ये है कि भाई कोयल हमारी कंडक्टिव होनी चाहिए, है ना, यानी कि उसमें जो है करंट प्रवाहित हो और उसमें कंडक्शन होना चाहिए। दूसरी बात, कंडक्टिव कोयल में जो फ्लक्स बन रहा है वो चेंज होना चाहिए, वो बदलते रहना चाहिए। अब इसी के तहत हमारे दो ईएमएफ होते हैं। कितने? दो तरीके से हमारे ईएमएफ इंड्यूस होते हैं। कितने तरीके से भाई? दो तरीके से। पहला कौन सा है? देखो अभी बताता हूं पहला कौन सा है। पहला है हमारा स्टैटिक इंड्यूस्ड ईएमएफ, है ना, और दूसरा है हमारा डायनेमिक इंड्यूस्ड ईएमएफ, है ना। एक तो है स्टैटिक इंड्यूस्ड ईएमएफ, एक है डायनेमिक इंड्यूस्ड ईएमएफ। स्टैटिक मतलब स्थिर, है ना, और डायनेमिक मतलब गतिशील। तो जो हमारा ट्रांसफार्मर है ये आप सबको पता है कि जो इसकी दोनों वाइंडिंग है वो स्थिर रहती हैं, है ना, घूमती तो नहीं। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? स्टैटिक डिवाइस कहते हैं, है ना। बताया था ना कि ट्रांसफार्मर एक ऐसी स्टैटिक डिवाइस है जो पावर को एक सिरे से दूसरे सिरे पर ट्रांसफर करता है ना। तो स्टैटिक डिवाइस मतलब स्थिर डिवाइस है। स्थिर डिवाइस मतलब उसके अंदर कोई भी घूमने वाला पार्ट नहीं है। और यही है स्टैटिक इंड्यूस ईएमएफ ही जो इसमें जो है हमारा क्या करता है? फ्लक्स को जनरेट करता है। ठीक है, कौन सा होता है ये? इसमें स्टैटिक इंड्यूस ईएमएफ, किसमें? ट्रांसफार्मर में। अब जो हमारा डायनेमिक इंड्यूस ईएमएफ है वो काहे में होता है? जो भी हमारे घूमने वाले, जिनमें घूमने वाला पार्ट होता है, ऐसी मशीनें जिनमें घूमने वाला रोटेटिंग पार्ट होता है उनमें डायनेमिकली इंड्यूस ईएमएफ बनता है, जैसे कि मोटर, जनरेटर और अल्टरनेटर। ठीक है भाई, तो हम क्या पढ़ेंगे? डायनेमिक वाला तो पढ़ेंगे बाद में। हमें यह पता होना चाहिए कि जो इसमें ट्रांसफार्मर में जिस से जो है हमारा फ्लक्स जनरेट हो रहा है वो कौन सा है? स्टैटिक इंड्यूस ईएमएफ है ना। कौन सा है? स्टैटिक इंड्यूस ईएमएफ। ठीक है, इतनी बात आई समझ में भाई? इन्हें लिखते रहना। अपने में बार बार कहता हूं भाई नोट्स अपने बनाना, तभी ये समझ में आएगा, अदरवाइज ये चला जाएगा, फिर आपको बार बार वीडियो देखनी पड़ेगी, है ना। या आप ऐसा भी कर सकते हो कि एक बार वीडियो देखो, उसे समझने की कोशिश करो, फिर दोबारा वीडियो देखो, उसे लिखने की कोशिश करो, तब जाके तुम्हारे ये चीजें दिमाग में बैठनी स्टार्ट होंगी। ठीक है, चलो अब देखो एक क्वेश्चन करते हैं, तुम्हें पता चलेगा कि किस तरह जो हमने अभी यहां पे फार्मूला देखा है E बराबर माइनस के एन डी फाई अपॉन डी टी, ये जो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फैराडे के लॉ का हमने ये देखा है ना फार्मूला, है ना। तो ये पता चलेगा कि भाई ये कैसे जो है इसमें वोल्टेज इंड्यूस होती है। ठीक है, तो चलो देखो एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये है कि एक हमारी 400 टर्न की कॉइल है। कितने टर्न है? 400 टर्न है। ठीक है भाई, उसमें फ्लक्स है 0.003 वेबर। ठीक, और ये 2 सेकंड में अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है ना। तो कितना ईएमएफ
इंड्यूस होगा, यानी कितना ईएमएफ बनेगा, है ना। तो हम कौन सा फार्मूला रखेंगे, यही वाला रखेंगे, E बराबर माइनस के n डी फाई अपॉन डी टी। ठीक है, अब तुम्हारे पास n तो हमें पता है 400 टर्न है ना, अभी लिखा था ना, n बराबर क्या है, टर्न है, और तुम्हें t भी पता है कितना है, 2 सेकंड है, लेकिन तुम्हें डी फाई नहीं पता, है ना। तो डी फाई क्या है, देखो डी फाई इसने कहा 0.03 वेबर में अपनी दिशा बदल रहा है, यानी कि प्लस से माइनस गया कितना 0.03, फिर माइनस से कितना आया, प्लस आया 0.03। ठीक है, 2 सेकंड में उसने अपनी दिशा बदल ली, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव गया और फिर नेगेटिव से पॉजिटिव आ गया। तो टोटल फ्लक्स कितना हो गया भाई, टोटल फ्लक्स अगर तुम निकालोगे ना तो कितना हो जाएगा 0.03 माइनस ये जो डी फाई होता है या डी टी है, ये है फ्लक्स परिवर्तन की दर, कितना फ्लक्स परिवर्तित हो रहा है। और परिवर्तन आप कैसे निकालोगे कि भाई पहले इतना था अब इतना हो गया, तो पहले वाले जो बाद में हुआ चाहे वो बढ़ा या घटा, उसमें से पहले वाला घटाना पड़ेगा, है ना। तो तभी तो तुम्हें पता चलेगा कि भाई क्या परिवर्तन आया, पहले कोई संख्या 10 थी अब 15 हो गई या 20 हो गई या 10 से 5 ही रह गई। तो कैसे तुमने बताओगे कि भाई ये घटी है बढ़ी है, भाई जो पहले वाली संख्या थी बेस वैल्यू उसमें से घटाओगे तभी तो पता चलेगी कि भाई ये घटा है या बढ़ा है। अगर 10 से 15 हो गया तो 5 आ जाएगा पॉजिटिव, तो तुम्हें पता चल जाएगा हाँ भाई ये 5 बढ़ गया, है ना। अगर 10 से 5 चला गया तो फिर माइनस के 5 आ जाएगा, जब तुम घटाओगे 5 में से 10 घटाओगे तो माइनस के 5 आ जाएगा, तो तुम्हें पता चल जाएगा हाँ भाई चीजें माइनस में जा रही हैं, यानी कि घट रहा है। तो इसी तरह हम यहां करेंगे, तो पहले पॉजिटिव से निगेटिव गया कितना 0.03, अब इसमें से घटा दो कितना 0.03 माइनस के, क्यों माइनस के, क्योंकि ये अब घटाया, इसने डायरेक्शन अपनी चेंज कर ली। तो ये कितना आ गया 0.03 माइनस माइनस कितना हो गया प्लस हो गया, और ये 0.03 यानी कि ये हो गया 0.06 वेबर। ठीक है भाई, ये आया। अब इसे तुम्हें यहां रखना पड़ेगा। अब देखो जरा कैसे, 1 सेकंड रुको, बस मैं ये मिटा देता हूं। है ना, तो देखो अब जरा फार्मूला क्या है, तो क्या है फार्मूला, E बराबर माइनस के n डी फाई अपॉन डी टी, ये है। तो n की वैल्यू कितनी है भाई 400 है, ये रख दो। डी फाई तुमने कितना निकाला, फ्लक्स परिवर्तन 0.06 वेबर, और डी टी कितना है, टाइम परिवर्तन कितना हो रहा है 2 सेकंड, है ना। तो इसे काट दो, 2 कितना आया 3, तो यानी कि माइनस के 400 गुना 0.03, यानी कि बराबर कितना आ गया, ये कितनी जीरो है भाई, यहाँ पे दशमलव के बाद कितने अंक है 2, तो ये जीरो तो कट गई, कितना आया 3 आया, 3 गुना 4 यानी कि 12 वोल्ट। ठीक है, तो अगर एक हमारी कॉइल है जिसमें 400 टर्न है और उसमें फ्लक्स जो है 2 सेकंड में 0.03 वेबर परिवर्तन हो रहा है, तो उसमें कितनी वोल्टेज इंड्यूस होगी, 12 वोल्ट इंड्यूस होगी। ये तुम्हें अभी इसलिए लग रहा होगा क्योंकि कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो ये पहली बार देख रहे होंगे कि भाई ये कैसे हो गया, है ना। तो वो बिल्कुल भी परेशान मत होना, है ना। इसे आपको क्या करना है, 1-2 बार रिवाइज करना है, इसे देखना है ना। तो अपने आप ये आपकी समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा धीरे धीरे, एकदम नहीं होगा, है ना। जब हम कोई भी नई चीज देखते हैं ना तो एकदम से हमें समझ में नहीं आएगी वो, ठीक है, वो धीरे धीरे ही समझ में आती है। ठीक है भाई, चलो अब देखो नेक्स्ट क्या है। तो ये तुम्हें समझ में आया, है ना। अभी देखो इसमें क्या है, अब हम पढ़ेंगे इसका बेसिक प्रिंसिपल, किसका, ट्रांसफार्मर का। अब आपको सबको पता है कि भाई प्रिंसिपल, किस प्रिंसिपल पे हमारा ट्रांसफार्मर काम करता है ना। किस प्रिंसिपल पे काम करता है, अगर क्लास होती ऑफलाइन चलते हुए तो मोस्टली कैंडिडेट बता देते कि हाँ सर ये जो है हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस के सिद्धांत पर कार्य
करता है ना। प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर, है ना। अब ये म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है, देखो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है यहां समझने की कोशिश करना है ना। देखो जब भी हम, ये हमारा ट्रांसफार्मर है जिसमें दो कॉइल है, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग, है ना। देखो इसमें टर्न ज्यादा है तो इसे हम हाई वोल्टेज वाइंडिंग भी कह सकते हैं, हाई वोल्टेज वाइंडिंग। और जिसमें टर्न कम है हम उसे लो वोल्टेज वाइंडिंग भी कह सकते हैं, लो वोल्टेज वाइंडिंग। ठीक है भाई। देखो जब हम प्राइमरी वाइंडिंग को सप्लाई देंगे, प्राइमरी वाइंडिंग को जब सप्लाई दी जाएगी तो क्या होगा, इसके अंदर एक फ्लक्स जनरेट होगा। ठीक है, वो फ्लक्स इस कोर के माध्यम से इस सेकेंडरी वाइंडिंग से भी टच होगा जाके। जैसे मैंने तुम्हें कल बताया था ना कि ये कोर किस लिए है, जिससे कि फ्लक्स को चलने का रास्ता मिल सके और वो जाके सेकेंडरी वाइंडिंग से कनेक्ट हो सके। ठीक है, तो कुछ फ्लक्स तो क्या होगा, मतलब मैक्सिमम फ्लक्स इस पाथ से होता हुआ सेकेंडरी वाइंडिंग से जाके कनेक्ट हो जाएगा। अगर यहां पे इस वाइंडिंग को हमने लोड से कनेक्ट किया हुआ है, किससे, लोड से, यानी कि सर्किट हमारा पूरा है, तो क्या होगा, इस सेकेंडरी वाइंडिंग में जब वो फ्लक्स टकराएगा जाके, अब वो फ्लक्स किसके द्वारा बन रहा है, एसी करंट के द्वारा बन रहा है। एसी करंट आपको पता है ये साइकिल होता है एसी करंट का, ये साइकिल का मतलब एक पॉजिटिव एक निगेटिव, यानी कि जो हमारी एसी करंट है वो अपनी डायरेक्शन चेंज करती रहती है ना। जब एसी फ्लक्स, एसी करंट हमने प्राइमरी वाइंडिंग को दी और उसमें एक फ्लक्स जनरेट हुआ और वो फ्लक्स जाके हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग से टकराया। अब चूंकि फ्लक्स, बनने वाला फ्लक्स एसी के द्वारा बन रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो फ्लक्स भी चेंज होगा, है ना, परिवर्तित होगा, जिसके कारण इस सेकेंडरी वाइंडिंग में एक वोल्टेज इंड्यूस हो जाएगी। और ये जो वोल्टेज इंड्यूस हो रही है ये किसके कारण हो रही है, म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण हो रही है। ठीक है भाई, आई बात समझ में, नहीं आई तो एक बार और सुनो। जब हम प्राइमरी वाइंडिंग को एसी वोल्टेज, एसी करंट से कनेक्ट करते हैं तो इसके अंदर एक फ्लक्स जनरेट होगा, वो फ्लक्स इस कोर के माध्यम से सेकेंडरी वाइंडिंग से भी टकराएगा। अब चूंकि बनने वाला फ्लक्स या टकराने वाला फ्लक्स किससे जनरेट हो रहा है, एसी करंट से, तो वो भी चेंज होगा। और हमारी दूसरी शर्त क्या थी फ्लक्स जनरेट होने की, कि भाई जो कोयल है, जो कोयल से हमारा फ्लक्स टकरा रहा है वो क्या होना चाहिए, परिवर्तित होना चाहिए। जब हमारा किसी वाइंडिंग में क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। और यहां ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि बनने वाला फ्लक्स, जो प्राइमरी में फ्लक्स बन रहा है वो किसके द्वारा बन रहा है, एसी के द्वारा। अब वही फ्लक्स यहां टकरा रहा है, वो भी चेंज होगा, है ना। तो इसी कारण फ्लक्स चेंज होने के कारण ही हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग में क्या होगा, एक फ्लक्स इंड्यूस हो जाएगा, यानी कि एक ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। और ये किसके कारण होगा भाई, ये होगा हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण जनरेट होगा। ठीक है, अब जब यहां एक ईएमएफ जनरेट हो जाएगा, अब उसका भी कुछ फ्लक्स उठा के इधर आएगा, अब वो प्राइमरी से टकराएगा, है ना, टकराएगा नहीं टकराएगा, तो वो उसे क्या करेगा, कम करने की कोशिश करेगा। ठीक है, उसे बोलते हैं हम बैक ईएमएफ। क्या बोलते हैं भाई, बैक ईएमएफ बोलते हैं, है ना। वो क्या करेगा, यहां से उठ के सेकेंडरी में जब जनरेट होगा तो वो प्राइमरी से भी तो कनेक्ट होगा आगे, या नहीं होगा, है ना। तो प्राइमरी वाइंडिंग में भी क्या होगा, एक बैक ईएमएफ जनरेट होगा। ठीक है भाई, और वो बैक ईएमएफ हमारा इनपुट वोल्टेज के क्या होगा, आउट ऑफ फेस होगा, यानी कि अपोजिट फेस में होगा। ठीक है, क्या होगा, वो अपोजिट फेस में होगा, किसके, इनपुट वोल्टेज के। ठीक, आप इतना याद रखो कि भाई जो हमारी प्राइमरी वाइंडिंग है, जब हम उसे एसी सप्लाई से कनेक्ट करेंगे
तो इसका जो बनने वाला फ्लक्स है वो सेकेंडरी वाइंडिंग से टकराएगा। अब चूंकि ये जो फ्लक्स है वो एसी से जनरेट हो रहा है तो वो क्या होगा, चेंज होगा, जिसके कारण सेकेंडरी वाइंडिंग में भी एक ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। क्योंकि मैंने तुम्हें यहाँ पे सेकेंडरी जो सेकेंड वो थी हमारी शर्त किसी वाइंडिंग में ईएमएफ इंड्यूस होने की, वो क्या बताई थी कि जो हमारा कोयल से कनेक्टेड फ्लक्स है वो चेंज होना चाहिए, तब हमारी जो है वाइंडिंग में ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। और यहाँ पे दूसरी शर्त फुलफिल हो रही है, इसलिए इसमें क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। और ये है क्या कहलाता है, हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस का सिद्धांत कहलाता है। ठीक है भाई, तो ये था हमारा क्या, ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल। ठीक है, अगर आपका कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट में डाल सकते हैं। जहां भी आपको ना समझ में आए वहां आप कमेंट में डाल सकते हैं, और जहां नहीं समझ में आ रहा है वो आप एक दो बार वीडियो को पीछे हटा के देख सकते हैं, है ना। कभी कभी क्या होता है, चीजें थोड़ा फास्ट निकल जाती हैं तो नहीं समझ में आता। ठीक है तो इसलिए क्या करना चाहिए, थोड़ा सा उसे पीछे हटा के वीडियो को तब देखना चाहिए। ठीक है, अब देखो ट्रांसफॉर्मर की इक्वेशन की ईएमएफ इक्वेशन। अब ट्रांसफार्मर की ईएमएफ इक्वेशन क्या होती है, ई आ एम एस बराबर 4.41 एफ एन फाई एम। ये है हमारी क्या, ट्रांसफार्मर की ईएमएफ इक्वेशन। ठीक है, एफ बराबर क्या है, फ्रीक्वेंसी, एन बराबर क्या है, नंबर ऑफ टर्न, किसके, कोयल के, है ना। और फाई एम क्या है यहां पे, फ्लक्स, है ना। इसका एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्या दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो यहां से आ जाएंगे। वो ये आ जाएगा कि भाई जो ट्रांसफार्मर की जो ईएमएफ इक्वेशन होती है उसमें हम ईएमएफ को किस में मेजर करते हैं, मतलब मैक्सिमम वैल्यू में मेजर करते हैं या आरएमएस वैल्यू में मेजर करते हैं। तो आप यहां देख रहे होंगे मैंने पहले क्या लिख दिया, आरएमएस वैल्यू लिख दिया। तो आप कोई भी कंफ्यूज मत होना, है ना, कि भाई ट्रांसफार्मर की जो ईएमएफ इक्वेशन है उसमें ई आरएमएस वैल्यू होता है मैक्सिमम, तो क्या होता है वो आरएमएस वैल्यू होता है। ठीक है भाई, क्या होता है, आरएमएस वैल्यू। और कभी कभी ये भी आ जाता है कि भाई कंफ्यूज करने के लिए कि फ्लक्स की कौन सी वैल्यू होती है, तो फ्लक्स की भी मैक्सिमम वैल्यू है और ई की क्या है, हमारी आरएमएस वैल्यू है। ठीक है, और एफ क्या है, हमारी फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी मतलब प्राइमरी साइड की और सेकेंडरी साइड की फ्रीक्वेंसी क्या है, वो है। एन बराबर क्या है, नंबर ऑफ टर्न है, किसके, प्राइमरी साइड के या सेकेंडरी साइड के। और फाई क्या है, हमारा फ्लक्स है, किसका फ्लक्स है, ये हमारा ट्रांसफार्मर में बनने वाला फ्लक्स है। ठीक है भाई, चलो अभी देखो इसमें दो चीज है, और दो चीज, और वो दो चीज क्या है, एक तो है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो और एक है हमारा टर्न रेशियो, है ना। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो और टर्न रेशियो। तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या है, अभी मैं आपको यहीं पे समझा देता हूं। देखो ये जो है इसे मैं ले लेता हूं 1, यानी कि ये है प्राइमरी वाइंडिंग की। ठीक है, तो प्राइमरी वाइंडिंग की ही हमारी ये हो गई, प्राइमरी वाइंडिंग की फ्रीक्वेंसी हो गई, है ना। और फ्लक्स तो हमारा सेम रहता है, ऐसा कि ये बदलेगा नहीं। वैसे तो फ्रीक्वेंसी भी सेम ही रहती है, इसे भी हम ये कर सकते हैं। ठीक है भाई, अब हम ले लो E2 यानी कि सेकेंडरी वाइंडिंग के लिए। तो सेकेंडरी वाइंडिंग के लिए 4.41 एफ N2 और 5M। अब क्या करो, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, तो इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो E2 बटे E1 बराबर 4.41 F N1 5M 4.41 F N2, सॉरी ये यहाँ 2 आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा, 5M। ठीक है, तो ये इससे कटा, ये इससे कटा और ये इससे कटा, तो क्या आया, E2 बराबर E2 बटे E1 बराबर N2 बटे N1।
ठीक है। और ये किसके बराबर होती है, ये बराबर होती है के, और के बराबर क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो मतलब आपने सबने देखा होगा कि भाई जैसे ये है हमारा, क्या है, ये हमारा ट्रांसफार्मर है। कौन सा ट्रांसफार्मर है, स्टेप डाउन। अब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्यों है, क्योंकि इसकी प्राइमरी साइड ज़्यादा टर्न है और सेकेंडरी साइड हमारे क्या है, कम टर्न है। ठीक, अब माना कि इधर 100 वोल्ट थी, है ना, और यहां हमने क्या कर दी, 10 वोल्ट कर दी। ठीक, तो अगर यहां पे 20 टर्न थे तो यहां पे कितने टर्न होंगे भाई, वोल्टेज कितने गुना कम हो रही, 10 गुना कम हो रही नहीं हो रही, तो यहां हमारे टर्न भी कितने गुना कम हो जाएंगे, 10 गुना कम हो जाएंगे। ये हमारा क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। क्या है भाई, ये ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है। ठीक है, अभी आगे बात करेंगे इसके बारे में, पूरे क्वेश्चन भी आएंगे, सब चीज इसके बारे में पढ़ेंगे। अभी एक चीज और होती है यहाँ पे, टर्न रेशियो, है ना, इसे आप, इस पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं डायरेक्ट, है ना, ये आपसे पूछ भी लेगा। और एक होता है टर्न रेशियो। टर्न रेशियो मतलब E1 बटे E2 बराबर N1 बटे N2, और ये होता है 1/K के बराबर। किसके, 1/K के। और ये क्या है हमारा, टर्न रेशियो। क्या है ये भाई, टर्न रेशियो है ये, है ना, ये क्या है, टर्न रेशियो है। ठीक है, तो ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है और ये हमारा टर्न रेशियो। अब देखो हमें दो चीज याद रखनी है ना, कितनी चीज याद रखनी, दो चीज याद रखनी। कुछ तो मैंने आपको कल भी बताई थी, क्या, कि जैसे एक तो इसमें फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, ठीक, एक इसमें पावर चेंज नहीं होती, जितनी पावर प्राइमरी साइड रहेगी उतनी पावर हमारी सेकेंडरी साइड रहेगी। तीसरी बात जो है इसमें वो ये है कि प्रति टर्न बनने वाली वोल्टेज भी चेंज नहीं होती। मतलब कि अगर हमारी जो प्राइमरी वाइंडिंग है वो हाई वोल्टेज वाइंडिंग है और सेकेंडरी साइड हमारी लो वोल्टेज वाइंडिंग है, तो इसमें होगा क्या, इसमें ये होगा कि भाई जिधर वोल्टेज ज्यादा होती है उधर हम ज्यादा वायर लगाते हैं। ज्यादा वायर मतलब ज्यादा लंबा वायर, ज्यादा लंबा वायर मतलब ज्यादा टर्न, है ना, और ज्यादा टर्न मतलब पतला तार। ठीक, और जिधर कम वोल्टेज रहती है उधर हम रखते हैं मोटा वायर, मोटा वायर और छोटा वायर, जिससे कि कम टर्न बने। क्यों, क्योंकि प्राइमरी और सेकेंडरी साइड में जो कॉपर की वैल्यू जो यूज होती है, जो मात्रा यूज होती है कॉपर की, वो भी लगभग लगभग क्या रखी जाती है, बराबर ही रखी जाती है। ठीक है, तो अगर इधर 100 ग्राम में 100 टन बन रहे हैं और इधर हमें केवल 5 ही टन रखने हैं, तो वो 100 ग्राम में ही बनाएंगे। उससे क्या होगा कि वायर छोटा हो जाएगा और मोटा हो जाएगा। ठीक है, अब जो ट्रांसफार्मर में वोल्टेज बनती है वो तार की मोटाई पर डिपेंड नहीं करती। ये डिपेंड नहीं करती कि भाई वायर हमारा मोटा है पतला है तो मोटा वायर ज्यादा वोल्टेज बनाएगा, पतला वायर कम वोल्टेज बनाएगा, ऐसा नहीं है। वो किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ टर्न पे। ठीक है, जिधर ज्यादा टर्न और जिधर कम टर्न, मतलब एक टर्न बराबर वोल्टेज बनाएगा, चाहे वो प्राइमरी साइड का हो चाहे वो सेकेंडरी साइड का हो। ठीक है, तो अगर इधर 10 टर्न है, इधर कितने टर्न है, 20 टर्न है, और 20 टर्न मिलके 100 वोल्ट बना रहे हैं, है ना, तो एक टर्न कितनी वोल्टेज बना रहा होगा भाई, 20 से भाग कर दो तो यानी कि एक टर्न बना रहा होगा, एक टर्न हमारी 5 वोल्ट बना रहा होगा। ठीक है, और इधर कितनी वोल्टेज बन रही, 10 वोल्ट बन रही, तो यानी कि इधर कितने टर्न होंगे, टर्न होंगे हमारे केवल 2। कितने टर्न होंगे, 2, क्योंकि हमें पता है कि भाई एक टर्न तो कितनी वोल्टेज बना रहा है, 5 वोल्टेज बना रहा है। और ये डिपेंड नहीं करेगा कि भाई हमने पतला तार यूज कर रखा है या मोटा, क्योंकि मैंने तुम्हें अभी बताया है कि ट्रांसफार्मर की जो कोयल होती है उसके वायर की मोटाई पर डिपेंड नहीं करती बनने वाली वोल्टेज, कहां पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ टर्न पे। ठीक है, प्रति टर्न बनने वाली वोल्टेज इक्वल रहती है, यानी कि अगर प्राइमरी साइड या हाई वोल्टेज साइड
एक टर्न 2 वोल्ट बना रहा है तो सेकेंडरी साइड भी एक टर्न 2 ही वोल्टेज बनाएगा। आगे बात समझ में, कम या ज्यादा नहीं बनाएगा। इसीलिए है ना हम पूरी कैलकुलेशन ये कर पाते हैं, टर्न ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो और टर्न रेशियो निकाल पाते हैं। ठीक है भाई, तो तुम्हें याद रखना है कि क्या याद रखना कि ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग होती है उसमें प्रति टर्न बढ़ने वाली जो वोल्टेज होती है वो एक ही रहती है, प्राइमरी और सेकेंडरी साइड दोनों के लिए। ठीक है, आई बात समझ में। और वो जो बनने वाली वोल्टेज है वो तार की मोटाई पर डिपेंड नहीं करती। ठीक है भाई, चलो अब देखो जरा एक क्वेश्चन, और क्वेश्चन ये है कि अगर ट्रांसफॉर्मर को हम स्क्वायर वेव दे दें, इनपुट की साइड अभी तक हम क्या दे रहे थे भाई, हम दे रहे थे साइनोसोडल वेवफॉर्म, है ना, यानी कि एसी करंट। लेकिन अब हम क्या करते हैं, उसे डीसी दे दे, है ना, तो क्या होगा, और अगर स्क्वायर वेव दे दे तो क्या होगा। ठीक है देखो, अगर किसी भी ट्रांसफार्मर की इनपुट साइड हम डीसी वोल्टेज दे दें, क्या कनेक्ट कर दें, इनपुट साइड डीसी वोल्टेज, इनपुट साइड क्या दे दें, डीसी दे दें, तो क्या होगा, यहां अगर हमने डीसी दे दी तो होगा क्या कि यहां पे एक फ्लक्स जनरेट होगा, वो फ्लक्स जाके हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग से टकराएगा। अब चूंकि बनने वाला फ्लक्स किसके द्वारा बन रहा है, डीसी के द्वारा बन रहा है, तो वो चेंज होगा, नहीं चेंज होगा। क्यों, क्योंकि डीसी भी हमारी चेंज नहीं होती। तो सेकेंडरी साइड जो फ्लक्स है वो सेकेंडरी वाइंडिंग से टकरा तो रहा है लेकिन वो चेंज नहीं हो रहा, जिसके कारण इसमें कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, और सारी पावर किसके पास आएगी, प्राइमरी वाइंडिंग के पास आएगी, और ये धीरे धीरे क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये अपनी पावर को ट्रांसफर ही नहीं कर रही। तो यहां पे क्या होगा, धीरे धीरे हीट बढ़ेगी, और जैसे जैसे हीट बढ़ेगी तो इसकी जो वाइंडिंग है उसका इंसुलेशन खराब होगा और वो आपस में शॉर्ट हो जाएगी, यानी कि हमारा ट्रांसफार्मर क्या होगा, खराब हो जाएगा। ठीक है भाई, अब वहीं अगर हम इनपुट साइड, अगर हम इनपुट साइड क्या दे दे, एक स्क्वायर वेव दे दे, ये है ना ये स्क्वायर वेव दे दे, तो क्या होगा भाई, स्क्वायर वेव। तो इससे क्या होगा, देखो आउटपुट पे हमें क्या प्राप्त होगा, अगर हम स्क्वायर वेव दे देंगे तो यहां एक ईएमएफ जनरेट होगा, सॉरी हाँ ईएमएफ जनरेट होगा, एक फ्लक्स जनरेट होगा, वो फ्लक्स हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग से टकराएगा और हमें आउटपुट मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। किस रूप में मिलेगी, वो हमें मिलेगी पल्स के रूप में। पल्स के रूप में कैसे, देखो यहां पे वोल्टेज हमारी फिक्स है ना, स्थिर है ना, कांस्टेंट वोल्टेज, लेकिन यहां हमारी वोल्टेज चेंज हो गई, फिर यहां फिक्स है, यहां वोल्टेज चेंज हो गई। तो जहां जहां वोल्टेज चेंज होगी, है ना, जहां जहां वोल्टेज की वैल्यू चेंज होगी वहां वहां हमें क्या मिलेंगे, स्पाइक मिलेंगे, ऐसे ये हमें इस तरह की पल्स के रूप में आउटपुट मिलेगी, है ना। तो अगर हम डीसी देंगे इनपुट साइड तो हमारा ट्रांसफार्मर खराब हो जाएगा, वो मैंने आपको बताया क्यों हो जाएगा। और अगर हम स्क्वायर वेव किसी ट्रांसफार्मर में देंगे तो हमें आउटपुट पे क्या मिलेगी, जहां वोल्टेज हमारी चेंज हो रही होगी वहां में क्या मिलेगी, स्पाइक मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको अच्छा लगेगा, समझ में भी आएगा, और अगर नहीं समझ में आया तब भी आप मुझे बताना, ठीक है, क्या कमी लगी आप वो भी मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। ठीक है, थैंक यू।